हेलो एवरीवन, आई एम विकास जायसवाल एंड वेलकम वंस अगेन टू लर्नअप क्लासेस। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को इन्हांस करने के लिए हम ले आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी को। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली स्क्रीन पे टैप करिए, ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको और भी वीडियोस को देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एग्जाम मास्टर सीरीज के नाम से, वहां पर भी आपको बाकी इलेक्ट्रिसिटी की सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अक्सर करके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसको हम लोगों ने उसमें डिस्कस भी किया था, थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट कैसा बनता है, तो अगर हम लोग एक रफ डायग्राम बना के देखना चाहें तो जैसे ये हमारे पास क्या एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, उसमें नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड टू बार मैग्नेट अगर आपको बनाना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे 3-4 लाइंस 6 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर भी आप क्या करिए 3-4 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रेट, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल से निकलती हैं तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ऐसे कर्व कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, जब भी बनाइए तो ये ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। डायरेक्शन की बात क्या होती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है तो इसलिए हमारे पास डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, और साउथ में टर्मिनेट होता है तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ में टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से कुछ इनकम्प्लीट लाइन्स भी बना सकते हैं हम लोग दिखाने के लिए। इस तरीके से डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इनवर्ड, और इधर हमारे पास क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होता है तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है ऐसे हम लोग कंपास रखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का हम लोग यूज करते हैं और उसमें हमारे पास अलग अलग पोजीशन पे जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो उसका साउथ पोल होगा, जो साउथ पोल होगा वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ रहेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक कंपास का यूज करके हम ट्रैक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या है, स्पेस अराउंड मैग्नेट्स वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब वो जगह, जैसे हमने मैग्नेट बनाया तो वो रीजन जहां पर क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सिंपली उसका मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेट्स के अराउंड, ताकि हम हर एक पॉइंट पर प्रेडिक्ट कर सकें कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर आपको इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली नोट डाउन करनी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लें, वहां पर हमने हर एक का पूरा डिटेल में बेसिकली हमने शॉर्ट में इसका हमने डेफिनेशन दे रखा है, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोबारा लिख के वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते, इसीलिए बस हम उसको समझा दे रहे हैं। आप किसी बुक से भी रिफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां पर भी आपको इसके डिफिनीशंस मिल जाएंगी। मेंशन देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। मैं डिस्कस कर देता हूं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पहली बात क्लोज कर्व होता है जिसकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। यानी जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी, यहां पर हमारे पास ओरिजिनेट होगा नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा एंड साउथ की तरफ जाके टर्मिनेट होगा। ये हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्शन होगी, और अंदर हमारे पास क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। तो ये कुछ हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर,
ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन क्या होता है, रीजन में हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कितना रिलेटिव क्लोजनेस है, ये बेसिकली क्या बताएगा, ये बताएगा हमारे पास कि स्ट्रेंथ कितना है मैग्नेटिक फील्ड का। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि हम लोग मैग्नेट्स के पोल्स पर देखते हैं तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, पास पास होती हैं। तो पास पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ये इंडिकेट करती है कि वहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और जो हमारे पास अगर साइडवेज जाते हैं, जैसे ये रीजन जो हमारे पास है, ये रीजन हमारे पास साइडवेज रीजन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दूर दूर होती हैं। तो जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो हमारे पास क्या बताती हैं, वो आइडिया देती हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हमारे पास कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पूछा गया व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीजन क्या है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं, लेट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, if two magnetic field lines intersect each other, then at a point of intersection, as we know that tangent drawn at any point of a magnetic field lines gives the direction of magnetic force. So one possible direction was this one, d1, and other possible direction which are drawn on this tangent is d2. Okay, so there were two possible direction at a same point P which are not possible, which are impossible practically. So that's why magnetic field line never intersect each other. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, there was two possible direction of magnetic field at point of intersection, at point of intersection which is impossible. ठीक है, यहाँ पे लिख देना which is impossible. ठीक है, वो क्या है, impossible है। तो इसीलिए हमारे पास कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स इन द गिवन डायग्राम। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारे पास फील्ड लाइंस दिया हुआ है एक मैग्नेट का और हमें आइडेंटिफाई करना है कि पोल कौन सा है। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कि आउटसाइड द मैग्नेट्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट होता है। तो दैट्स वाई जो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास कौन सा पोल आएगा, यहां पर हमारे पास आएगा नॉर्थ पोल, यहां पर आएगा हमारे पास साउथ पोल। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए हेलिकल कॉइल हुज लेंथ इज ग्रेटर देन द इट्स डायमीटर। ठीक है, उसका जो लेंथ है वो डायमीटर से क्या है, ज्यादा है, कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन बिलो। हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कंपेयर्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एट Q, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली हेलिकल कॉइल दिया है जिसको हम लोग सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या एक टाइप का सोलेनॉइड है, बैटरी से कनेक्टेड है, यानी ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। अब हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स हैं, P एंड Q, देयर आर टू पॉइंट। हमको बताना है, बेसिकली कंपेयर करना है कि P और Q पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम याद करें सोलेनॉइड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हम रिकॉल करवा देते हैं, या याद रखना कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के अंदर जो हमारे पास फील्ड मिलता है, जो फील्ड लाइंस की नेचर मिलता है, वो पैरेलल होता है। वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी अंदर हमारे पास कैसे होंगे, ऐसे पैरेलल टाइप के होते हैं। और पैरेलल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ये इंडिकेट करते हैं
कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा होगा। तो यानी P और Q पर दोनों जगह पर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगा। और आंसर में हमारे पास यही हो जाएगा। जस्टिफाई में हम क्या जस्टिफाई करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी कि हमें आंसर चाहिए रिटर्न में, तो आप एक बार यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इसका आंसर भी चाहिए, तो हम उसका प्रॉपर एक PDF बना देंगे जिसमें हम उसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर लिख के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना चाहते हैं इसीलिए हम समझा दे रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टेट वन वे इन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज। तो हम इसमें वन वे बोला गया है। इसमें हमारे पास 2-3 तरीके हैं, बट जो मेन वन तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, उसका तरीका यही है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है उसको हम याद करें कि उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि उस सोलेनॉइड के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, दूसरा हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, कौन सा मटेरियल हमको एज अ कोर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर वगैरह का डिस्कस मतलब मेंशन नहीं किया गया, तो कोर की बातें नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास वन वे जो बोला जाएगा वो सबसे अप्रोप्रिएट क्या रहेगा कि हम इसके करंट को चेंज कर दें। ठीक है, अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अगर करंट को हम डिक्रीज कर देंगे तो इसके स्ट्रेंथ इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें सही समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भी भेज सकते हैं। ठीक है, when नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, when is the force exerted on a current carrying conductor placed in a magnetic field maximum and when it is minimum। ठीक है, तो फोर्स कब हमारे पास, अगर देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसका 1-2 एक्सपेरिमेंट बुक में दिया हुआ है और हम लोगों ने देखा भी था कि अगर हम क्या करते हैं, एक हॉर्स मैग्नेट के बीच में अगर हम झूला जैसा लटका दे कंडक्टर को तो वो क्या लगता था, जैसे हम की को ऑन करते थे वो झूलने लगता था। बेसिकली वो उसमें डिफ्लेक्शन होता था। डिफ्लेक्शन का रीजन क्या था कि उसके ऊपर क्या लग रहा था, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करते थे तो हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था BIL। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, BIL साइन थीटा होता है। और ये जो थीटा है, थीटा बेसिकली क्या है, एंगल बिटवीन, ये हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि यहां पर हमें जरूरत पड़ रही है समझाने के लिए तो हम डिस्कस कर देते हैं। एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कंडक्टर है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी जब हम किसी कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में जो हमारे पास उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब हम उसके अलोंग रखेंगे यानी थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि कब फोर्स मैक्सिमम हो, कब हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको हम लिख देते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब होगा जब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब क्या होगा, पैरेलल रखेंगे। जब कैसा रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। किसके पैरेलल, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल होगा तो उस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं एक्चुअल में उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, वो आसान होते हैं। अक्सर यार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लेकिन लेंदी क्वेश्चन मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो क्या होते हैं, आसान होते हैं।
पढ़ते हैं इसको, बट हम अक्सर क्या होता है कि लेंदी क्वेश्चन से डर जाते हैं। लेंदी क्वेश्चन से डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको आराम से पढ़ो, उसके जो भी डेटा दिया गया उसको तुम नोट डाउन करो, जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको उस पर अप्लाई करो, आसान से आसान तरीके से तुम्हारा सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पी क्यू रिप्रेजेंट द टू स्ट्रेट वायर कैरिंग इक्वल करंट, यानी दोनों में करंट क्या है, सेम फ्लो कर रहा है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन स्क्रीन आउटवर्ड, यानी दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या हो रहा है, ये जो पी और क्यू दिया गया है इसमें दो डॉट दिख रहे हैं ना, दो डॉट से क्या हो रहे हैं, करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब तुमसे बोला गया है कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, और के हमारे पास जो पी और क्यू दो पॉइंट्स जहां पर क्या हो रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर बाहर आ रहे हैं, उसका वो मिड पॉइंट, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर इन दोनों को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या है, के है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि जो के पॉइंट है वो पी और क्यू से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। द इमेज शोन मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मार्क, यानी यहाँ पर हमारे पास जो कोसेंट्रिक सर्कल बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब पैटर्न है, बट डायरेक्शन उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द अबव इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, ये जो रे डायग्राम हमको दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उसमें उसके डायरेक्शन को मेंशन करना है। डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में हमें क्या करना है, सिंपली राइट हैंड लेना है अपना, ठीक है। अक्सर करके क्या होता है, हम गलत क्या कर देते हैं कि हम राइट हैंड से, अक्सर करके ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि राइट हैंड से लिखते हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड फ्री होता है, तो वो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से ही राइट हैंड थंब रूल लगाने लगते हैं, और उससे क्या होता है, डायरेक्शन गलत आ जाता है। फिर क्वेश्चन हमारे पास लगता है कि हमने सही किया है, लेकिन प्रोसीजर हमारा सेम होता है, बट आंसर हमारा गलत आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे अपना और अपने थंब को पॉइंट करेंगे किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, फिर जिधर हमारी फिंगर कर्ल हो रही वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास आउटवर्ड क्या है, आउटवर्ड हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, तो फिंगर हमारे पास कर्ल हो रही है किधर, एंटी क्लॉकवाइज, किसमें, पी में। तो यानी यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शन हमारे पास हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी अराउंड एंड पी एंड क्यू चेंजेस, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पी एंड क्यू रिप्रेजेंट दिस चेंज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को इंक्रीज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये तो स्टेटमेंट में हो गया कि हमारे पास क्या हो जाएगा, आसपास जो रीजन है पी और क्यू के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और इसको दिखाएंगे कैसे, पैटर्न में। तो पैटर्न में हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे कि इसके अराउंड हमारे पास क्या हो जाएंगे, और कोसेंट्रिक सर्कल बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, और सारे ढेर सारे क्या करेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल पी और क्यू की तरफ बना लेंगे, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, बस हमारे पास नंबर ऑफ जो कोसेंट्रिक सर्कल है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, उतने ही रीजन में अब ज्यादा हमारे पास फील्ड लाइंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे, डायरेक्शन हमारे पास सेम रहेगा। उसके बाद इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू द वायर पी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी एंड क्यू एट द मिड पॉइंट की। तो भाई देखो यहां पर हमारे पास जैसे जैसे हम लोग सेम, क्योंकि हमारे पास करंट क्या है, सेम है दोनों में, तो जाहिर सी बात है सेम डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी के पॉइंट पर पी और क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड नहीं देखना होता है, हमें उसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमारे पास पी की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रहेगा, और क्यू की वजह से क्या होगा, नीचे होगा।
तो स्ट्रेंथ अगर सेम है, अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है और डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी के पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारे पास के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी हमारे पास के पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो रीजन हमारे पास जो हमने समझा दिया, रीजन हमारे पास वही हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिकॉज करंट और डिस्टेंस दोनों का P और Q पॉइंट से सेम है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, अपोजिट है। दैट्स वाइज द इफेक्ट गेट कैंसल आउट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में फोर्थ पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, फोर्थ। इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन अ वायर P एंड व्हेन द करंट वायर Q इज रिवर्स व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। अब इसमें सिचुएशन को चेंज कर दिया गया कि अभी भी हमारे पास क्या है, P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B है। Q में भी जो जितना करंट है उतना हमारे पास P में भी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। चेंज क्या हुआ है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देगी, यानी पहले आउटवर्ड था, अब क्या हो जाएगा, अब इनवर्ड हो जाएगा। यानी यहां पर अब क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्रॉस से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, यानी अगर मैं P और Q को दोबारा ड्रॉ करूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ठीक है, उधर दिख नहीं रहा होगा ना आपको, तो हम इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक, मान लो ये हमारे पास क्या है, P था पॉइंट, और ये हमारे पास क्या था, Q पॉइंट था, और ये हमारे पास K पॉइंट है। तो अब अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो यानी ये क्रॉस हो जाएगा, ये हमारे पास डॉट हो जाएगा। अब इसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, और इसकी वजह से हमारे पास सेम यही होगा। तो यानी के पॉइंट पर, अब हमारे पास के पॉइंट पर क्या हो रहा है, P की वजह से भी ऊपर और Q की वजह से भी क्या है, ऊपर है। तो दोनों का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। यानी B था तो B प्लस B कितना हो जाएगा, यानी अब हमारे पास के पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके के आसान क्वेश्चन हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर द फॉलोइंग। तो क्या स्टैंडर्ड कोड है भाई, लाइव वायर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइव वायर के लिए हम लोग यूज करते हैं रेड कलर, क्या होता है, रेड कलर यूज करते हैं। न्यूट्रल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लैक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक यूज करते हैं। और अर्थ वायर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अर्थ वायर के लिए हम लोग यूज करते हैं अर्थ वायर के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीन। अर्थ वायर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रीन। विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच पार्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अर्थ के साथ कनेक्ट होता है और क्यों। तो बेसिकली जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें 3 पिन सॉकेट यूज होता है, और जो हमारे पास तीसरा पिन होता है वो बेसिकली अर्थ वायर के साथ कनेक्टेड होता है। और अर्थ वायर जो डिवाइस में किसके साथ कनेक्ट होता है, वो उसका जो मेटालिक फ्रेम होगा जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है किसके, ह्यूमंस के। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर के साथ, कि जब भी हमारे पास कोई फॉल्ट हो जिससे कारण क्या हो, बॉडी में अगर करंट आए, बेसिकली बॉडी का मतलब हमारी बॉडी नहीं, जो हमारे पास मेटालिक फ्रेम है, जो फ्रेम है उसमें अगर करंट आए तो वो बेसिकली क्या हो, वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाए। जब भी कोई इंसान उसको टच करे तो उसके अंदर ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर ट्रांसफर होगा तो उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसीलिए अर्थ वायर को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, मेटालिक फ्रेम में या मेटालिक बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि जो लीकेज करंट है वो हमारे पास इजीली क्या हो जाए, वो इजीली फ्लो कर जाए अर्थ के अंदर, और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लॉथ आयरन, शी बॉट ए 3 पिन प्लग एज शोन बिलो। सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग of her cloth iron, she bought 3 pin plug as shown below। ठीक है, आई थिंक कॉपी 2 बार हो गया है। When she removed the old plug, she saw there was 3 wire coded red, black and green।
टू विच पिन ऑन द प्लग शुड सी कनेक्टेड द ग्रीन वायर। ठीक है, तो ग्रीन वायर को वो किससे कनेक्ट करेगा? उसने जब ओल्ड प्लग को खोला तो उसमें क्या देखा उसने कि जो ओल्ड प्लग था उसमें 3 वायर थे, एक ग्रीन था, एक रेड था और एक ब्लैक था। अब वो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास ग्रीन वायर है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ग्रीन वायर जो होता है वो अर्थ वायर के लिए यूज करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर। तो ये हमारे पास जो 3 पिन सॉकेट होता है या 3 पिन प्लग होता है उसका जो ये हमारे पास होता है ऊपर वाला जो होता है ये बेसिकली अर्थ वायर के साथ कनेक्ट होता है। तो यानी P जो होगा वो हमारे पास किसके, यहाँ पर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ग्रीन। यहाँ पे हम लोग कौन सा वायर कनेक्ट करेंगे? ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टू विच पार्ट ऑफ हर क्लॉथ स्टेट द फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर का बेसिकली क्या है? ये एक अर्थिंग होता है, अर्थिंग वायर होता है और सिंपली जो भी एक्सेस करंट आएगा आयरन में वो उसको क्या करेगा? अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, जाकि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग को मेंशन करना हो तो ये हमारे पास जो है वो रेड हो जाएगा, ये हमारे पास ग्रीन हो जाएगा और ये हमारे पास P जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? अर्थ वायर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया है? What do you understand by शॉर्ट सर्किट? ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? जब भी हमारे पास जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर अगर हमारे पास क्या हो जाए? टच हो जाए किसके साथ? न्यूट्रल वायर के साथ। न्यूट्रल वायर के साथ अगर हमारे पास क्या हो जाए? ये दोनों आपस में क्या हो जाए? टच हो जाए। ये दोनों आपस में अगर क्या हो जाए? टच हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? उस केस में रेजिस्टेंस जो सर्किट का हो जाता है वो बहुत लो हो जाता है, और रेजिस्टेंस लो होने के कारण जो हमारे पास करंट हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस केस में हमारे पास बेसिकली जो कोटिंग होता है वायर का वो जल जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक प्लग है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है? सॉकेट है, और उसमें हमने क्या कर दिया? ढेर सारे वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, कनेक्शन ले लिया है। अब उसमें जितना करंट आ रहा है उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया? उस अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया है। तो अब उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? वो जो सॉकेट हो जाएगा वो ओवरलोड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ओवरलोड। यानी जैसे अगर हम लोग हैं, हम कोई इंसान है, वो 50 kg उठाने की कैपेसिटी रखता है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? 150 किलो लाद दिया हमने, उसके ऊपर रख दिया, तो क्या हो जाएगा? वो उसको लगेगा नहीं कि ओवरलोड हो गया। जैसे एग्जाम का टाइम चल रहा है, सब पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ एक साथ पढ़ना है हम लोग को, तो हम लोग के ऊपर क्या होता है? ओवरबर्डन होता है, बोलते नहीं। तो वैसे ही ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? जब एक सॉकेट में हम एक साथ कई सारे अप्लायंसेस को एक साथ रन करने लगेंगे तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? ओवरलोडिंग कहलाएगा। हाउ कैन यू अवॉइड ओवरलोडिंग? तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं भाई? अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि एक सॉकेट में हम एक ही प्लग यूज करें, ठीक है, एक ही अप्लायंसेस कनेक्ट करें, तो ये तरीका हो जाएगा कि हम ओवरलोडिंग का सिचुएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक टाइम पर हैवी अप्लायंसेस को, एक ही अप्लायंसेस को रन करें एक साथ ना। ये नहीं कि कैपेसिटी हमारे पास 10 एम्पियर की है और हम लोग 50 एम्पियर का अप्लायंसेस एक साथ ऑन कर दें। ठीक है, जैसे होता नहीं, कभी कभी क्या होता है कि घर में काम वगैरह लगा रहता है तो एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, तो फिर वहाँ पे ओवरलोडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कोई काम पहले कर लें फिर उसके बाद करें, ताकि क्या हो जाए कि ज़्यादा लोड ना पड़े जो भी हमारे पास सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या फंक्शन होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले प्रिंसिपल पर ये क्या है? बेस्ड है। और इसका फंक्शन क्या है कि जब भी हमारे पास क्या होगा? सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे हमने देखा शॉर्ट सर्किटिंग वाले केस में क्या होता है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उस केस में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब भी करंट ज्यादा होगा तो बेसिकली ये लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है फ्यूज को, तो करंट जब ज्यादा होता है तो हीट एनर्जी जैसे प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा। तो इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो एक स्पेशल एलॉय होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। यानी लो मेल्टिंग पॉइंट से हमारे पास ये बना होता है। ठीक है, लो जो हमारे पास क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से ये बना होता है, और जैसे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्या हो जाता है? मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा और सर्किट हमारे पास बेसिकली ओपन हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक्सपेंसिव अप्लायंसेस हैं या फिर जैसे वायरिंग वगैरह, मतलब आग लगने का खतरा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी? हम उससे क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो ये एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स है। इवेल्युएट द नीड ऑफ कनेक्टिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ सर्किट, तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि क्या करता है, वो सेफ्टी डिवाइस है, शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करता है, ओवरलोडिंग से प्रिवेंट करता है। ऑल्सो जस्ट इफ एन इलेक्ट्रीशियन पुट्स ए फ्यूज ऑफ 50 एम्पियर, ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो कितने एम्पियर का क्या कर रहा है, फ्यूज लगा रहा है 15 एम्पियर का, इन द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और जहां पर हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जिसका पावर कितना दिया हुआ है 1.5 किलोवाट, ठीक है, ये उसका क्या दिया हुआ है, पावर दिया गया है। वोल्टेज जो हमारे पास है 220 वोल्ट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन दैट केस एंड वाई, व्हाट चेंज इफ एनी नीड्स टू मेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं और क्या होगा इस सिचुएशन में। तो जब भी हमारे पास पावर रेटिंग दिया हो किसी अप्लायंसेस का, तो हम उसका सेफ करंट निकाल सकते हैं। सिंपली P इक्वल टू VI होता है, तो यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हमारे पास VI होता है, तो यहां से हमारे पास I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V, यानी 1.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220, तो 0 से 0 कट गया यहाँ पर, और हमारे पास क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 150 अपॉन 20, 2 से इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 75 अपॉन 11, और ये कितने बार में जाएगा, 11 6 66 में बचा 4 और 5, 4 5 9 90 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। तो अप्रोक्सीमेटली 6.8 एम्पियर हमारे पास सेफ करंट आ रहा है। 15 एम्पियर का अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज लगाएंगे, तो जब भी करंट एक्सीड करेगा 7 और 8 एम्पियर से, ये अप्लायंसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी फ्यूज लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी ये फ्यूज हमारे लिए किसी काम का ही नहीं रहेगा, ये फ्यूज हमारे लिए क्या है, बेकार है। क्या चेंज कर सकते हैं भाई, सिंपल सा हम क्या चेंज कर दें, ऐसा फ्यूज यूज करें, ऐसा फ्यूज यूज करें जिसकी कैपेसिटी कितनी हो 7 एम्पियर हो, क्या हो 7 एम्पियर है, तो वो क्या करेगा, वो इस डिवाइस को सेफ रखेगा शॉर्ट सर्किटिंग से, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्रेम करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एयर कंडीशनर है, ठीक है, एक AC है, पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट दिया गया है, और इज यूज्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ फ्यूज 10 एम्पियर रेटिंग। इसमें हम लोग एक फ्यूज यूज कर रहे हैं 10 एम्पियर रेटिंग का। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, will the fuse is able to withstand when the air condition is switch on, justify your answer। मतलब कि जब ये हमारे पास एयर कंडीशन जो AC है वो हमारे पास क्या करेगा, चलेगा, तो क्या ये फ्यूज कैपेबल है इसको सेफ रखने में। तो चेक करते हैं, पहली बात हमारे पास वोल्टेज दिया गया है और पावर दिया गया है, तो उससे हम लोग करंट निकालते हैं। तो P इक्वल टू 2 इंटू 1000 2 किलोवाट है, डिवाइड बाई 220, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 और यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया, यानी 100 अपॉन क्या आ गया 11, और 100 अपॉन 11 का मतलब क्या हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ये कितने बार में जाएगा 99, फिर 1 बचेगा 101, तो ये हमारे पास 9.1 एम्पियर के अप्रॉक्स आ रहा है आंसर। तो ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सही है 10 एम्पियर का, ये इसको क्या कर सकता है, ये इसको हमारे पास सेफ रख सकता है, ठीक है। तो आंसर में जस्टिफाई करने के लिए सिंपली हमें सेफ करंट निकालना होगा और दिखाना होगा कि जो सेफ करंट है वो फ्यूज का जो हमारे पास रेटिंग है वो उसकी क्या है, बराबर है, तब वो हमारे पास क्या करेगा, उसके साथ स्टैंड रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज दैट कैन बी सेफली यूज ऑन एन लाइन ऑफ विच 2, हमारे पास 2 दिया गया है 1.1 किलोवाट इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, यानी पावर दिया गया है, आर रन साइमल्टेनियसली, द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है, दोनों एक साथ रन कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास पावर दिया जाए तो पावर को हम लोग सिंपली इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए P1 प्लस क्या कर देंगे, P2 कर देंगे, तो यानी यहाँ पर हमारे पास 1.1 प्लस 1.1 कितना आ जाएगा 2.2 किलोवाट आ जाएगा। तो सेफ करंट हमारे पास कितना आ जाएगा, पावर कितना है 2.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और यहाँ से हमारे पास पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, वो एक जीरो को और कटेगा, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 एम्पियर आएगा। तो 10 एम्पियर का जो हमारे पास फ्यूज होगा वो क्या होगा, कैपेबल होगा इसको सेफ रखने में। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों गीजर को सेफ रखने के लिए अगर हम लोग क्या करें, सीरीज में 10 एम्पियर का क्या कर दें, फ्यूज ऐड कर दें, तो वो हमारे पास क्या रखेगा, उसको सेफ रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। What is an electromagnet? Describes the construction and working of an electromagnet with the help of label diagram. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, मेंशन भी करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो बेसिकली डिफिनीशन भी यही हो जाता है कि अगर हम किसी इंसुलेटिंग कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर दें, रैप कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर हम लोग रैप करते हैं कॉपर से, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। ठीक है, अब जैसा हमें जिस शेप का डिजायर होगा उस शेप का हम लोग क्या लेंगे, जो सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। अगर हमें हॉर्सू चाहिए होगा तो हम उसके लिए अलग टाइप का लेंगे। ये हमने बार मैग्नेट बनाया है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, करंट स्विच को ऑन के को अगर हम लोग क्या कर दें, ऑफ कर दें, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा। वाई एक्सप्लेन वाई द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी सॉफ्ट आयरन नॉट ए स्टील। तो देखो सॉफ्ट आयरन के अंदर क्या खास बात होती है, इसकी जो रिटेंटिविटी होती है, जिसकी रिटेंटिविटी होती है वो बहुत लो होती है और परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दो वर्ड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रिटेंटिविटी एंड परमिबिलिटी, ये दोनों टर्म्स थोड़ा सा आपके लिए क्या है, नए हो सकते हैं या फिर आप के सिलेबस में आपने उसको नहीं देखा होगा। बट अगर हम लोग आसान भाषा में समझना चाहें तो क्या है, ऐसा जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन होता है वो ऐसा मटेरियल होता है कि जैसे उसमें करंट पास होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और जैसे ही स्विच ऑफ होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। तो जो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है उसको, उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, सॉरी लो होती है। और जो स्टील होता है उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो बहुत ज्यादा देर तक क्या करेगा, एक बार मैग्नेटाइज हो गया, स्टील की एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो काफी समय तक क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज ही रहेगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो वो फिर भी वो क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग इस तरह डिजाइन करना चाहते हैं कि जब हमें जरूरत हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, अदरवाइज वो मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे। तो स्टील में एक खासियत नहीं होती, इसीलिए हम लोग स्टील को यूज नहीं करते। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो हमें स्क्रैप से आयरन को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब हम स्क्रैप्स पर लेकर जाएंगे तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही वो उसको क्या करेगा, सारे आयरन मटेरियल्स को चिपका लेगा और दूसरी जगह लाके जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। बट स्टील के साथ क्या होगा, स्टील के साथ जब अगर हम स्टील यूज करेंगे तो वो जाके चिपका तो लेगा, बट जब हम वापस उसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अभी भी मैग्नेटाइज रहेगा। तो कुछ मटेरियल को तो छोड़ देगा लेकिन कुछ अभी भी क्या होंगे, उसके साथ चिपके रहेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी इफिशियंसी लो हो जाएगी। इसीलिए स्टील को हम लोग जब भी यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक टाइप का क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। ठीक है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स एंड हाउ इट डिपेंड्स इन दीज फैक्टर। तो भाई फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला क्या हो जाता है, जो स्ट्रेंथ है वो करंट पे डिपेंड करता है, जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारे पास कोर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ये हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से मटेरियल का कोर यूज किए हैं, बाकी करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई कितना लंबा हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड है। तो इन तीन फैक्टर्स पे हमारे पास जो स्ट्रेंथ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिपेंड करता है और इन सब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जितना लंबा हम लोग जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स के हम लोग क्या लेंगे, मैग्नेट लेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा। जितना करंट उसमें पास करवाएंगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ रहेगा। और सॉफ्ट आयरन कोर जैसा मटेरियल यूज करेंगे तो उसका भी उससे भी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है,
राइट सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक हमने डिस्कस कर दिया कि स्क्रैप से अगर हमें आयरन को रिमूव करना है, और जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारे पास जो मैग्नेट्स होता है वो क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक क्या हो गया, मोटर हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ its two ends x and y as shown below. What is the polarity of index and what is the polarity of y? Name the rule. तो बेसिकली यहाँ पर एक रूल हम और पढ़ते हैं, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूल होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कॉइल दिया गया है और उसके हम फेस को देखते हैं, तो अगर उसमें हमारे पास करंट कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो नॉर्थ पोल होगा। और अगर क्लॉकवाइज, जैसे इसमें हमने क्या किया, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो इसमें एस बनता है, तो यानी ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास साउथ पोल बनाएगा। और अगर हमने दूसरा कोई क्वाइल मतलब क्वाइल लिया जिसका हमारे पास जिस तरफ से हम उसको देख रहे हैं वहां पर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या बनता है, एन बनता है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट है, तो यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का सेशन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्या वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, जिनका तैयारी अभी तक जो ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए वो इतना क्वेश्चन को ट्राई कर लें। तो आई होप हम कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन इसी से आएंगे, तो आपके जो थ्योरी वाले पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप एक बार थ्योरी वाले वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यार दोस्तों को भेज सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।